Hi guys, Rom Guruji here. Welcome to channel. This video is also available in English. If you want to watch the English version, click on the timestamp given down below and watch the video in English too. तो गाइस कैसे हो आप सब। आज मैं आपको iQOO 7 का एक इन डेप्थ एनालिसिस बताने वाला हूं जो आपका माइंड ब्लो कर देगा। ठीक है, तो आज मैं आपको प्राइसिंग, लॉन्च स्ट्रैटेजी, सॉफ्टवेयर और इसके साथ ही इसका आपके लिए क्या मीनिंग बनता है और क्या आपको iQOO 7 के लिए वेट करना चाहिए, ये सब एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, पूरा वीडियो देखिए अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आएंगे प्राइसिंग पे। तो जो iQOO है उन्होंने एक सीधे सीधे बता दिया कि हाँ भाई हम 40,000 के ऊपर नहीं लाने वाले हैं फोन, तो 40,000 से नीचे ही होने वाला है फोन, पर वो 35,000 से ज्यादा होगा। वो 35,000 के नीचे लॉन्च पे तो नहीं आएगा और इसका एक सिंपल रीजन है, जो कंपोनेंट्स की कॉस्ट है। आपको पता होगा अभी सिलिकॉन का एक अलग ही पैंडेमिक अपना खुद का चल रहा है, जहां पे सिलिकॉन की बहुत कमी है जिससे चिप्स बनते हैं। तो उसके लिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि प्राइस कंपोनेंट्स की थोड़ी बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली 35,000 के ऊपर ही लॉन्च होगा, पर 40,000 से नीचे लॉन्च होगा। तो इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है, इकोनॉमिक वाले भी और कंपटीशन वाले भी। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं लॉन्च स्ट्रैटेजी की तरफ। अब लॉन्च स्ट्रैटेजी में आप एक सोचिए, iQOO पहले आ सकता था, iQOO सबसे पहले अपना लेटेस्ट चिपसेट वाला फोन इंडिया में लॉन्च कर सकता था, पर उन्होंने क्यों नहीं किया? इसके पीछे एक सिंपल रीजन है। सी क्या हुआ, iQOO के लॉन्च से पहले OnePlus लॉन्च हुआ और OnePlus की प्राइसिंग इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। OnePlus की प्राइसिंग जो चाइना में है वो इंडिया प्राइसिंग से कई टाइम्स बेटर है, पर इंडिया में OnePlus अब एक प्रीमियम ब्रांड बनने की कोशिश कर रहा है और उस सिनेरियो में लोगों को ये प्राइसिंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अब इससे iQOO का फायदा कैसे होता है? सिंपल है, iQOO ने OnePlus के लॉन्च से मार्केट सेंटिमेंट्स देख लिए। iQOO को समझ आ गया कि उनको किस पॉइंट पे अपना फोन लॉन्च करना चाहिए जहां पे उनका प्रॉफिट भी होगा और लोगों को पसंद भी आएगा। वो है सब 40,000। देखिए जो iQOO 7 लाएगा वो नो कॉम्प्रोमाइज होने वाला है। उसका कोई प्रो वर्जन, लाइट वर्जन ये सब नहीं आ रहा, डायरेक्ट iQOO 7 फुल फ्लेज्ड आ रहा है। मतलब जो भी लेगा वो एक फ्लैगशिप ले रहा है, ना कि फ्लैगशिप का सेकंड वर्जन या फ्लैगशिप का लाइट वर्जन, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोगों को इन जनरल एक फुल फ्लेज फ्लैगशिप लेना पसंद है, चाहे उसमें कम फीचर्स अवेलेबल हो, बट इट इज बेटर प्राइस वाइज भी। और iQOO 7 में कोई कम फीचर्स नहीं है, लॉन्च स्ट्रैटेजी का ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। iQOO हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है कि iQOO 7 में स्नैपड्रैगन 888 है और इसके पीछे भी एक कंपटीशन वाला रीजन है। अभी iQOO की जो भी कंपटीशन है फ्लैगशिप या परफॉर्मेंस फोन्स में, वो दो वेरिएंट्स डाल रहे हैं अपने हर फोन के, एक 870 के साथ आने वाला और एक 888 के साथ आने वाला। जो 870 वाला वेरिएंट है ना, वो मोस्टली ये सब 40,000 कैटेगरी में आ जाता है, जहां पे iQOO 888 ला रहा है। मतलब उनको एक एडवांटेज मिल रही है, क्योंकि लोग ऑब्वियसली ये फैक्ट कंपेयर करेंगे कि 870 और 888 इन दोनों में एक बहुत मेजर डिफरेंस तो नहीं है, बट ऑब्वियसली डिफरेंस है, एक प्रीमियम फील ज्यादा आ जाती है। इसके साथ iQOO प्रीमियम मटेरियल्स के साथ फोन ला रहा है इन कंपैरिजन टू OnePlus। तो अगर आपको पता होगा OnePlus की जो चैसी है वो मेटल सिर्फ OnePlus 9 Pro में आ रही है, OnePlus 9 में आपको साइड से प्लास्टिक मिल रहा है। iQOO ये चीज नहीं करने वाला, iQOO वापस एक ग्लास और मेटल सैंडविच लाएगा, जिससे एक फोन की जो फील होगी वो प्रीमियम होगी। अभी आप इन चीजों को साथ में देखते हैं तो फास्ट चार्जिंग iQOO के साथ पहले से ही है, वायरलेस चार्जिंग iQOO प्रोवाइड नहीं कर रहा, ना उसके बारे में बोस्ट कर रहा है। बट कितने इंडिया में लोग हैं जो सब 40,000 कैटेगरी में फोन लेते हैं और वो एक्चुअली वायरलेस चार्जिंग यूज करते हैं? वायरलेस चार्जिंग जितनी लोगों को सिंपल लगती है उतनी नहीं, उसके लिए आपको एक और एक एक्सेसरी लेनी पड़ेगी। OnePlus आपको फास्ट वायरलेस चार्जिंग 9 Pro में दे रहा है, बट उसके लिए आपको उनका और एक महंगा स्टैंड भी तो लेना पड़ेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको iQOO 7 में OnePlus से बेटर, मे बी फीचर्स में ज्यादा नहीं होगा, बट OnePlus से बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करने की iQOO कोशिश करने वाला है। एक सिंपल रीजन इसका ये है कि ये जो ब्रांड है OnePlus, इसने एक जगह खुली छोड़ दी है इंडियन मार्केट में, जिसे हम फ्लैगशिप किलर कहते हैं, और iQOO इस फ्लैगशिप किलर वाली जगह को लेना चाहता है। इसलिए उनकी जो प्राइसिंग है, उनका जो एक इन जनरल हार्डवेयर है, वो सारा बहुत बढ़िया है उस जगह में फिट होने के लिए। तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे। अभी मैंने इतने लोगों के कमेंट्स देखे हैं कि यार सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, मैंने iQOO नहीं लिया, मैंने Redmi ले लिया।
Xiaomi ले लिया, Xiaomi में एड्स आते हैं, iQOO में एड्स नहीं आते। और ये बात आपकी सही है कि iQOO का सॉफ्टवेयर अभी अच्छा नहीं है, पर जिन्होंने भी Vivo X60 के रिव्यूज करंटली देखे हैं उनको एक चीज पता चली होगी, Vivo और iQOO अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हैं। बस इतना ही नहीं, कल परसों में Vivo ने ये भी बोला है कि हम Origin OS को इंटरनेशनल लॉन्च करेंगे, बट हमें टाइम लगेगा क्योंकि हम इंटरनल टेस्टिंग चाइना में कर रहे हैं। इसका मतलब दिल्ली दूर नहीं, सीधे सीधे बोला जाए तो दिल्ली दूर नहीं, आएगा, जरूर आएगा, पर टाइम लगेगा। मतलब आप अपना फोन एक फ्यूचर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, आप अपने फोन का हार्डवेयर अपग्रेड नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। तो iQOO के केस में अगर आपने पेशेंटली वेट भी कर लिया तो आपको एक बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अपडेट के साथ मिल सकता है, पर अगर आपने गलत हार्डवेयर वाला फोन ले लिया तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे। तो अब हम इस सेगमेंट के लास्ट में आते हैं जहां पे आता है कि इसका मतलब आपके लिए क्या है, क्या आपको iQOO 7 के लिए वेट करना चाहिए। तो एक सीधी बात बता देता हूं मैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर में इश्यूज है बिल्कुल, बट सॉफ्टवेयर धीरे धीरे करके फिक्स हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, हार्डवेयर नहीं हो सकता। दूसरी चीज, आपका एक्सपेक्टेशन है अगर कि जो iQOO 7 है वो 35,000 के नीचे आएगा, तो प्लीज ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए। एक नया फोन 35,000 के ऊपर ही लॉन्च होगा, कोई उसमें डाउट नहीं है, कोई उसमें दुहाई नहीं है। हाँ, आपको डिस्काउंट और फ्लैश सेल्स में मिल सकता है, बट वो रेयर केस में होगा क्योंकि एक फोन ब्रांड न्यू होगा। इस केस में अगर आपका बजट कम है, आपका बजट उतना ज्यादा नहीं है, आप iQOO 3 ले लो, क्योंकि iQOO 7 के साथ iQOO 3 के लिए भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स और अपडेट्स आएंगे। तो आपको ये याद रखना है, Origin OS पहले iQOO 7 पे नहीं आएगा, पहले iQOO 3 पे आएगा इंटरनेशनली, क्योंकि सबसे पहले iQOO 3 की टेस्टिंग पूरी होने वाली है Origin OS के लिए, ना कि iQOO 7 की। तो ये सब चीजें ध्यान में रख के आपको इन दोनों फोन्स में से चूज करना है। और एक रीजन कि आपको इन दोनों फोन्स में चूज करने के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, iQOO 3 में आपको हेडफोन जैक मिलता है जो आपको iQOO 7 में नहीं मिलेगा। iQOO 3 में आपको गेमिंग ट्रिगर्स मिलते हैं जो आपको iQOO 7 में नहीं मिलेंगे। iQOO 7 थोड़ा अपनी गेमिंग वाली आइडेंटिटी से दूर जाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो फ्लैगशिप किलर लवर्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए। हर बंदा गेमिंग नहीं करना चाहता, बट सबको एक वैल्यू फॉर मनी अर्गोनॉमिक फोन चाहिए। इसके लिए iQOO 7 वो सारे चेंजेस ला रहा है। तो मेरे हिसाब से आपके iQOO 7 के लॉन्च, उनकी स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग, इस सब के बारे में डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। नहीं कुछ हुए होंगे तो नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं आपके वो सारे डाउट्स आंसर कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो गाइस, उससे बहुत मदद होती है, चैनल आगे बढ़ पाता है और मैं ऐसे वीडियोस और ला पाता हूं। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। How are you guys? How are we doing today? Today I'm going to be talking about iQOO 7 launch in depth. I'm going to talk about the pricing. I'm going to talk about the launch strategy. I'm going to talk about the software and what it means for you and should you wait for iQOO 7. So let's get started without any further ado. So guys, when you're talking about the pricing will be below 40,000. That has been confirmed by iQOO and there is no doubt about it. But it will be more than 35,000. See, there are reasons for the same. Firstly, there's a silicon shortage running in the world right now. So obviously the prices of the chips have gone up and similarly will be showcased in the phones. Moreover, iQOO is trying to target the flagship killer category which goes ahead of 35,000. See, it still has to seem like a premium phone and that is where iQOO will hit its target. Another thing, now that we have talked about pricing, is the launch strategy. You must understand that iQOO right now could have launched their phone much faster than OnePlus. The reason that they launched their phones after taking some time was because they wanted to see what was the response of people to OnePlus. And Indian people especially did not like the pricing of OnePlus in India. It's extremely not value for money and a bit too much just for that Hasselblad branding on the camera. So yes, iQOO saw that and iQOO decided to cut the legs off from OnePlus and that is why they're launching their iQOO 7 below 40,000. Now if you know, at 40,000 marks you're only going to get OnePlus 9R, which is the third or the light version of OnePlus 9 Pro. Now when you're talking about that, right,
people will obviously compare that iQOO is actually getting the flagship premium model in below the light version of OnePlus, and that is a big thing. Moreover, iQOO has been highlighting that they will have the Snapdragon 888 in the iQOO 7, which again is a very important factor, because at that price range, no other company is offering the 888 version of their phone. They are offering the 870 version. So people will compare and they'll realize that okay, we are getting the full-fledged flagship experience on iQOO below 40,000 when compared to other brands. So they are trying to get a space which was emptied by OnePlus in India. That is the flagship killer space, which is between 35 to 40,000, which is rather the budget or flagship killer. And in this, iQOO is actually offering a premium build and finish too. They're going to have a glass and metal sandwich. Now, for those of you who do not know, OnePlus 9 and 9 Lite or 9R will both come with a plastic chassis sandwich between glass. Only the 9 Pro will come with a metal chassis sandwich between glass. So in that case, iQOO takes a definite lead. But then again, that leads us to the software, right? A lot of people have been saying that the software is bad. Let me remind you once again a thing that I always say. You can upgrade your software, you can improve your software. You cannot upgrade your hardware in mobiles. That's the same thing that has been happening, okay? You can take a very good software phone, but it can have a very bad hardware. And that hardware couldn't be upgraded. But iQOO might have bad software, but it has great hardware. And what that means is, it can get a better software, and that is my main point of discussion. If you've seen the recent launch videos of Vivo X60, you'll realize that they have improved the software, and same will come in the iQOO. Moreover, something that needs to be seen is that Vivo announced that Origin OS will launch internationally, but it will take time because it is being internally tested in China. And that brings us to, should you wait for iQOO 7? Now this is where software also plays a role, because iQOO 3 will be the first one getting the Origin OS when compared to iQOO 7, because iQOO 3 has already completed their beta testing phase in China for Origin OS. So yes, there is a silver lining for iQOO 3. But if you have a budget that is more than 35,000, don't look at iQOO 3, wait for iQOO 7, you will not regret it. But if you have a budget that's lower than 35,000, don't think about iQOO 7 because it is going to cost more. It will be out of your budget. The expectancy that a new latest phone will come on sale at 30,000 or 32,000 is nuts, because that is not going to happen, right? After that, the third and most important point is iQOO 7 does not come with the gaming features that iQOO 3 came with. That is the shoulder touch buttons. They are not going to be there. The monster touch buttons are not going to be there in iQOO 7. Neither will iQOO 7 have a headphone jack. So if you need and really need both of these things, then your choice should be iQOO 3, the 5G version, if you have more budget, right? And I hope that knowing all of this would have solved all your doubts about iQOO 7, the launch, the pricing, the strategies, and why it's happening, right? If still you have some doubts, comment down below in the comment section and I will solve those doubts, right? That's all for this video, guys. If you did like the video, please subscribe to the channel. It really helps me a lot to keep this thing going and making new videos for you. I'll see you in the next one. This is Rom Guruji signing off.